बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शासिया और मेरी तरफ़ से तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। हमने इससे पहले बुक के लेसन्स पढ़े, हमने नज़म हमनात, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन पढ़ा, उनके अशार के मफ़ाहीम देखे, हमने दरख्वास्तें देखी थी। आज हम ख़तूत देखेंगे। हम एक से ज़्यादा ख़त पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ख़तूत कहा। जैसे आपको मैंने दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार बताया था, उसी तरह मैं आपको ख़त का भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ख़त को पढ़ लेते हैं। कहते हैं किसी दूर दराज जगह पर मुकीम मतलब रहने वाले शख्स से बात करने के लिए ख़तूत का सहारा लिया जाता है। यानी कि जो शख्स हमसे दूर होता है, हम उससे बात करने के लिए ख़तूत का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ख़तूत इतने नहीं लिखे जाते, हम मैसेज कर देते हैं, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे ख़तूत लिखे जाते हैं। जब हम अपने जज्बातों एहसासात पैगाम की सूरत में लिख कर भिजवाना होता है, तो जज्बातों एहसासात की ये तहरीरी शक्ल ख़त कहलाती है। ख़तूत नवीसी एक फ़न है। इसकी मदद से हम अपने से मीलों दूर रहने वाले दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रख सकते हैं। ख़त की ज़ुबान सादा और आसान होनी चाहिए। जो कुछ लिखा जाए इसमें बेतकल्लुफ़ी और तसलसल होना चाहिए। अलक़ाब व आदाब का मुनासिब ख्याल रखा जाए। जैसे मकतूब निगार किसे कहते हैं? ख़त लिखने वाला। और मकतूब अलैह जिसे ख़त लिखा जाए, आमने सामने बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़त की जदीद शक्ल ईमेल वगैरह हैं। ख़तूत की कई इक़साम हैं, जैसे रस्मी ख़तूत और गैर रस्मी ख़तूत। रस्मी ख़तूत किसे कहते हैं? वो ख़तूत जो अखबारात के मुदीरान, कारोबारी शख्सियात और सरकारी अहलकारों वगैरह को लिखे जाते हैं, रस्मी ख़तूत कहलाते हैं। और गैर रस्मी ख़तूत किसे कहते हैं? वो ख़तूत जो दोस्तों, रिश्तेदारों या अजीज़ों वगैरह को लिखे जाते हैं, गैर रस्मी या निजी ख़तूत कहलाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ निजी या गैर रस्मी ख़तूत लिखना सीखेंगे। वो गैर रस्मी ख़तूत वो ख़तूत जो दोस्तों, रिश्तेदारों या अजीज़ों वगैरह को लिखे जाते हैं, गैर रस्मी या निजी ख़तूत कहलाते हैं। अब ख़त के हिस्से देख लेते हैं। ख़त के हिस्से पेशानी, इस हिस्से में मकाम में रवानगी और ख़त लिखने की तारीख़ वगैरह लिखी जाती है। ये ख़त के दाएं कोने में तहरीर की जाती है। अब ज़ाहिरी सी बात है, हम क्योंकि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से देख रहे हैं, तो हम अपने दाएं साइड पे जैसे देखा इम्तिहानी मरकज़, हमने तारीख़ लिखी, जिस तारीख़ को लिख रहे हैं, हमने महीना लिखा और हमने अपना सन लिख दिया, यानी कि ईयर लिख दिया 2025। अलक़ाब, इस हिस्से में सतर के वस्त में लाइन के दरमियान में मकतूब अलैह जिसे ख़त लिखा जा रहा है। अब अगर आप मेरी बैक पे देखेंगे तो मैं किसको लिख रही हूँ? अब्बा जान को। तो मैंने किसका नाम लिखा? अब्बा जान। दरमियान में मैंने लिखा। इस हिस्से में सतर के वस्त में मकतूब अलैह जिसे ख़त लिखा जा रहा है को मकामो मर्तबा और उम्र के मुताबिक बेहतरीन अल्फाज से मुखातिब करते हैं। मसलन प्यारे वालिद साहब, प्यारे अब्बा जान। आदाब, इस हिस्से में मकतूब अलैह से अपने रिश्ते या ताल्लुक़ के मुताबिक सलाम या दुआ लिखी जाती है। मसलन अस्सलाम वालेकुम, और आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, मैंने अस्सलाम वालेकुम तहरीर किया। नफ्स मज़मून, ये ख़त का असल हिस्सा होता है। इस हिस्से में ख़त लिखने वाला अपना मकसद मुनासिब अंदाज में बयान करता है। इस हिस्से में सादा और बेतकल्लुफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। अलबत्ता मकतूब अलैह के मर्तबे और उम्र का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। दुआया कलमात, ख़त के इख्तिताम पर लिखे जाने वाले अल्फाजों कलमात को दुआया कलमात कहते हैं। ये ख़त के बाएं हिस्से में लिखे जाते हैं। मसलन वस्सलाम, ये आप देखिएगा बाएं साइड पे। इख्तिताम
दुआया कलमात के बाद ख़त के बाएं हिस्से में मकतूब अलैह की हैसियत और इससे ताल्लुक़ के मुताबिक कोई मौजू कलमा लिखा जाता है, जैसे आपका फरमाबरदार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका भाई, जो भी आप जिसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे अब्बा जान है तो अब्बा जान के साथ क्या होगा, बेटा या बेटी। पता, ख़त मुकम्मल हो जाए तो लिफाफे पर मकतूब अलैह का नाम और मुकम्मल पता तहरीर किया जाता है। मसलन बस इख्तिताम तक ही हम जाएंगे, इख्तिताम दोबारा पढ़ती हूँ। दुआया कलमात के बाद ख़त के बाएं हिस्से में मकतूब अलैह की हैसियत और इससे ताल्लुक़ के मुताबिक कोई मौजू कलमा लिखा जाता है। मसलन आपका फरमाबरदार, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे वालिद साहब के नाम है तो हमने लिखा आपका बेटा या आपकी बेटी। आए हम अपने ख़त को देखते हैं। हमारा पहला ख़त जो है वो है वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए। आप अपने वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं और उनसे क्या चीज़ मंगवा रहे हैं, पैसे मंगवा रहे हैं, और वो पैसे आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं और आपको पैसे क्यों चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें आप इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद आपकी डेट आ गई, आपका मंथ 15 ख़त्मा मई 2025। आपने ख़त किसके नाम लिख रहे हैं, प्यारे अब्बा जान, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद आप नदया फजाइया का निशान डाल रहे हैं। अगली लाइन से आप लिखते हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप खैरियत को लिखते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 2 दफ़ा आप ये डालेंगे। आप ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि हम खैर नहीं बनाते और ये थे आप बाद में लिख देते हैं, लेकिन खैरियत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है। मुझे 6ठी जमात के लिए किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यूनिफॉर्म को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। हम जहाँ तक हो सकेगा जो लफ्ज़ खुद एक मानी रखता है हम उसको इलादा ही लिखते हैं, उसको किसी के साथ जोड़ते नहीं। यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए मुझे 5000 रुपये बज़रिया मनी ऑर्डर भेज दें ताकि मैं अपनी नई जमात की पढ़ाई जारी रख सकूं। अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, छोटे बहन भाइयों को प्यार। नॉर्मली क्या होता है कि ख़त की इब्तिदा हम खैर खैरियत से शुरू करते हैं, हम खैरियत पूछते हैं, आप खैरियत से होंगे, हम अपनी भी बताते हैं, और फिर आखिर में जब हम ख़त का इख्तिताम कर रहे होते हैं तो हम सलाम के दुआ के साथ, जैसे अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, और छोटे बहन भाइयों को प्यार। वस्सलाम, आपका बेटा या बेटी, अलिफ बे जी। अगर आप इसको लड़की बन के लिखेंगी तो आप आपकी बेटी लिखेंगी, अगर बेटा बन के लिखेंगे, लड़का बन के लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा पढ़ देती हूँ। इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद अगली लाइन पे जो आप जिस तारीख को आप ख़त तहरीर कर रहे हैं आप वो तारीख़ लिखेंगे, महीना लिखेंगे और ईयर सन लिखेंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ द पेज पे, यानी कि आपने ये दोनों भी प्यारे अब्बा जान, यानी कि जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है, और अस्सलामु अलैकुम भी हम एक ही लाइन में कंप्लीट लिखते हैं। और फिर अगली लाइन से खैरियत से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है। मुझे 6ठी जमात के लिए नई किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए मुझे 5000 रुपये बज़रिया मनी ऑर्डर भेज दें ताकि मैं अपनी नई जमात की पढ़ाई जारी रख सकूं। अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, छोटे बहन भाइयों को प्यार। वस्सलाम, आपका बेटा, अलिफ बे जी। उम्मीद है मेरा बेटा आपको पहला ख़त बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जी मेरे बेटा, अब हम अपना दूसरा ख़त देखते हैं। दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि कामयाबी हमने इकट्ठा नहीं लिखा और मुबारकबाद भी हमने इकट्ठा नहीं लिखा। आप इसको जैसे मैंने तहरीर किया है वैसे ही तहरीर करेंगे। इस ख़त को लिखने का तरीक़ाकार भी जो हमने पहले वालिद के नाम लिखा था, लिखने का तरीका जो ऊपर इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ और फिर प्यारे दोस्त असद, या आपने जो नाम लिखना चाहें,
یا پیاری دوست اگر لڑکیاں لکھنا چاہیں اپنے کسی بھی دوست کا نام اور السلام علیکم لکھیں گے اور ایک ہی لائن میں یعنی کہ لکھیں گے. ایسے ہی امتحانی مرکز آپ کی ڈیٹ آ گئی, آپ کی آگے پیاری دوست آگے اس کا نام آ گیا یا پیارے دوست اس کا نام آ گیا, آپ کا دائیا فجائے کا نشان آ گیا, آپ السلام علیکم آ گیا. امید ہے جیسے میں نے آپ کو والد کے نام میں بھی بتایا تھا کہ ہم خیریت سے ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, میں بھی یہاں خیریت سے ہوں. آپ کا خط ملا, یہ پڑھ کر دلی مسرت ہوئی, مسرت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے چھٹی جماعت کا امتحان پاس کر لیا, کہ آپ چھٹی جماعت ششم جماعت کے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں اور آپ نے انعام بھی حاصل کیا ہے, یعنی کہ آپ نے اسکول میں پوزیشن حاصل کی ہے, بہت اچھے نمبر آپ کے آئے ہیں اور اس لیے آپ کو انعام سے بھی نوازا گیا ہے, آپ کو انعام بھی دیا گیا ہے. آپ نے خوب محنت کر کے والدین کا نام روشن کیا, آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, آپ نے دن رات محنت کی, اس کے لیے آپ نے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بھی بنایا اور اس کے مطابق آپ پڑھتے رہے. آپ نے خوب محنت کر کے والدین کا نام روشن کیا ہے. میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. میں آپ کو آپ کی اس کامیابی پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں یا دیتی ہوں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہر امتحان میں نمایاں کامیابی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہر امتحان میں نمایاں کامیابی عطا کرے اور اسی طرح آپ انعامات حاصل کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے رہیں. آمین. میری طرف سے آپ اپنے والدین کی خدمت میں سلام عرض کریں. اب یہاں پہ پھر ویسے ہی آ جائے گا والسلام, آپ کا بیٹا کی جگہ آپ کا دوست یا آپ کی دوست الف بے جی. اس طرح ہمارا یہ خط بھی اس طرح مکمل ہوگا. ایک اور خط دیکھ لیتے ہیں, چھوٹا سا ہے. چچا کے نام سالگرہ کے موقع پر تحفہ بھیجنے پر شکریہ. آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کی سالگرہ ہے اور آپ کے چچا نے آپ کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ بھیجا ہے اور وہ تحفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے اور اس تحفے کا آپ شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے چچا جان کو خط لکھ رہے ہیں. خط کی ابتدا ویسے ہی ہوگی, امتحانی مرکز, پھر ہم تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو ہم خط لکھ رہے ہیں, پھر مہینہ اور پھر 2025. تیسری جو لائن ہماری ہوگی یہاں پہ اب آئے گا پیارے چچا جان اور پھر السلام علیکم. پھر وہی خیریت سے ہی شروع کریں گے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, میں بھی یہاں خیریت سے ہوں. آپ کا محبت بھرا تحفہ ملا, آپ کا خوبصورت سا مجھے تحفہ ملا. میری سالگرہ کے موقع پر آپ کا محبت بھرا تحفہ ملا, آپ کا بہت خوبصورت تحفہ مجھے ملا. آپ نے میری سالگرہ کے موقع پر جو گھڑی کا تحفہ بھیجا ہے اس کے لیے بہت شکریہ. اچھا بیٹا, یہاں میں یہ کلیئر کر دوں, یہ ضروری نہیں یہاں پہ آپ گھڑی ہی لکھیں. آپ نے جو بھی جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج زیادہ ہے, آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے, معلومات ہے, آپ اس کا ذکر کریں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ گھڑی کا تحفہ بھیجا ہے تو اس کے لیے بہت شکریہ. یہ گھڑی بہت خوبصورت ہے, مجھے اس کا رنگ بہت پسند آیا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں اس گھڑی نے مجھے وقت کا پابند بنا دیا ہے, میں اب اس گھڑی کی وجہ سے اپنا ہر کام وقت پر کرتی ہوں یا کرتا ہوں. مجھے یہ گھڑی بہت پسند آئی ہے, میں اسے احتیاط سے رکھتا ہوں اور میرے دوستوں کو بھی یہ گھڑی بہت اچھی لگی ہے. میں تحفہ بھیجنے کے لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر بچیاں لکھ رہی ہیں لکھنا چاہیں تو کرتی ہوں. چچے جان کو سلام والسلام, آپ کا بھتیجا الف بے جی. اور اگر بیٹیاں لکھ رہی ہیں تو بھتیجی لکھیں گے. میں بھتیجا اور بھتیجی لکھ کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں. آپ لکھیں گے بھتیجا یا بھتیجی, یہ دیکھیں بھتیجی اور بھتیجا. امید ہے میرا بیٹا آپ کو یہ خط سمجھ میں آئے گا. اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا محبت بھرا بہت خوبصورت تحفہ مجھے ملا. میری سالگرہ کے موقع پہ آپ نے جو گھڑی کا تحفہ بھیجا ہے
میں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ گھڑی بہت خوبصورت ہے, یہ مجھے وقت کا پابند بھی بنائے گی, اور مجھے اس کا رنگ بھی بہت پسند آیا ہے. یہ گھڑی مجھے بہت پسند آئی ہے. میں اسے احتیاط سے رکھتا ہوں, اس کی وجہ سے اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہوں. میرے دوستوں کو بھی میری یہ گھڑی بہت پسند آئی ہے, اور تحفہ بھیجنے کے لیے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں چچی جان کو سلام, چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار, والسلام. آپ کا بھتیجا یا بھتیجی, یا دیکھیں آپ کے لیے میں نے بھتیجا یا بھتیجی تحریر کیا ہے. اب جو لکھنا, اگر بچیاں لکھ رہی ہیں تو بھتیجی, اور اگر بیٹے لڑکے لکھ رہے ہیں تو بھتیجا لکھیں گے. الف بے جی. امید ہے میرا بیٹا آپ کو آج کے یہ خطوط بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے, اور آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.